स्टॉक में जब लोग आते हैं ना तो हर कोई बंदा ना 100 से ऊपर वाली प्राइस से भागता है, 10 से कम वाली के पीछे जाता है। और हमें ये लगता है कि ये 10 से कम वाली जो प्राइस है ना ये बड़ी सस्ती मिल रही है, और 100 से ऊपर जैसे हमारी पेट्रोलियम 1800 का हो गया है तो उसके पास करीब भी नहीं जाना क्योंकि वो 1800 का हो गया है। लेकिन जो 10 से कम है वो किसी रीजन की वजह से है। तो क्या फंडामेंटल्स हैं जिसकी बेस पे हमें डिसाइड करना चाहिए कि क्या हमें कौन सी कंपनी चूज करनी चाहिए? बिल्कुल ठीक है। देखिए, हमें शायद जब हम इन्वेस्ट करने जाते हैं, जिस तरह आपने कहा 1800 रुपये और 10 रुपये वाला शेयर, हमें ये सबसे पहले नज़र में रखना चाहिए कि देखें, आप 10 लाख रुपए मारी में इन्वेस्ट करेंगे तब भी 10 लाख ही इन्वेस्ट होंगे, अगर आप 10 रुपये वाले शेयर में करेंगे तो भी 10 लाख रुपए ही इन्वेस्ट होंगे। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मारी पेट्रोलियम के चंद हज़ार शेयर आएंगे और शायद छोटे स्टॉक के लाखों शेयर आ जाएंगे। लेकिन अगर मारी पेट्रोलियम का रिटर्न 50% हो गया तब भी आपके 10 लाख पे 50% बचेंगे 5 लाख रुपए, और अगर 10 रुपये वाला स्टॉक भी 50% बढ़ के 15 रुपये हो गया तब भी आपको 5 लाख ही बचेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितने शेयर्स पड़े हुए हैं, पहली बात। दूसरी बात, प्राइस इज नॉट अ डिटर्मिनेंट कि आपकी कंपनी महंगी है या सस्ती है। एक 5,000 रुपये पर ट्रेड करने वाली कंपनी बहुत सस्ती हो सकती है और एक 2 रुपये पर ट्रेड करने वाली कंपनी बहुत ज़्यादा महंगी हो सकती है। मिसालन, एक कंपनी जो कि 1,000 रुपये जिसकी मार्केट प्राइस है, हाइपोथेटिकल सिनेरियो दे रहा हूँ, एक कंपनी जो कि 1,000 रुपये पर ट्रेड करती है और मुझे साल का 500 रुपये डिविडेंड दे देती है, तो मेरा रिटर्न बचा 50%। मैंने 1,000 रुपये लगाए थे, 2 साल में ये मेरे पैसे बाहर आ गए। पहले साल का 500 रुपये डिविडेंड, दूसरे साल का 500 रुपये डिविडेंड। लेकिन अगर मैं कोई शेयर 2 रुपये का लेता हूँ और वो हर साल 20 पैसे का नुकसान करती है या 50 पैसे का नुकसान करती है और मुझे 1 रुपये भी नहीं देती, तो डिस्पाइट मेरे पास 2 रुपये वाले शेयर के लाखों शेयर पड़े हुए हों, वो मेरे किसी काम के नहीं है, क्योंकि वो शायद अगर 2 रुपये से उसकी मार्केट प्राइस 50 पैसे भी नीचे आ गई तो मैं अपनी इन्वेस्टमेंट का 25% जो है वो गवा दूंगा उसमें। तो देखिए, इससे हमने ये एग्जाम्पल से ये अंदाज़ा लगाया कि महंगा शेयर और सस्ता शेयर जो है वो आइडेंटिफाई ये होता है कि वो कमाता क्या है, वो कंपनी कमाती क्या है, और वो कंपनी फिर पे आउट क्या करती है। ठीक है, या अगर वो पे आउट नहीं करती तो उसमें ग्रोथ कितनी है। मैं अभी ये शेयर करता हूँ कि एक कंपनी को किस तरह एवेलुएट करना चाहिए और क्या पैरामीटर्स हैं या क्या मैट्रिक्स है जिस पर देखकर आप ये एवेलुएट करेंगे कि एक कंपनी सस्ती है या एक कंपनी महंगी है। और मैं कोशिश करता हूं कि एक एनालिस्ट तो इसको और कई तरीक़ों से देखता है, बट एक लेमैन को अगर कोई एक आज इन्वेस्ट करना स्टार्ट करता है तो सबसे पहले उसको ये देखना चाहिए कि ये एक कंपनी, पहला मैट्रिक उसको शायद ये देखना चाहिए कि ये कंपनी प्रॉफिट में है या नहीं है प्रॉफिट में है। शायद आज मैं आपसे ये कहूँ कि आप जो है वो किसी एक ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करें जो कि बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है या बहुत एडवांस बिजनेस है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक मिसाल दूं कि आज आप एक रेडियो की कंपनी में आप इन्वेस्ट करें या आज आप एक मोबाइल फ़ोन की कंपनी में इन्वेस्ट करें। तो आज आदमी किसी भी फील्ड का हो, चाहे वो मेडिकल फील्ड का हो, चाहे उसने अपनी ज़िंदगी में कभी फाइनेंस नहीं देखा हो, वो आज ये देखकर बता सकता है कि रेडियो का स्कोप शायद आगे जाके कम हो जाएगा, मोबाइल का स्कोप आगे जाके बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले आप ये इवैल्यूएट करें कि आप जिस सेक्टर में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं या आपकी अपनी जजमेंट क्या कहती है कि अगर मैं ये बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो क्या इसका आगे स्कोप अच्छा है या बुरा है, या अगर मैं ईएनपी सेक्टर में कर रहा हूँ या मैं सीमेंट सेक्टर में कर रहा हूँ तो मुझे इसका स्कोप क्या लगता है। और मैं अपने सराउंडिंग्स में जो है वो जब मैं ऑब्जर्वेशन करता हूँ तो मुझे क्या लगता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऑटो कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो कौन सी ऑटो कंपनी, कौन सी गाड़ियाँ मुझे दिखती है, क्या मुझे सुजुकी की गाड़ियाँ ज़्यादा दिख रही है, क्या मुझे टोयोटा की गाड़ियाँ ज़्यादा दिख रही हैं, क्या मुझे होंडा की कंपनी, ये तीनों कंपनीज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। जब आपने ये एवेलुएट कर लिया कि मुझे ऑटो सेक्टर में इन्वेस्ट करना है और ये 3 कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, तो फिर आप देखें कि शायद आज इंडस मोटर्स 1200 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, आज स्पार्क सुजुकी मोटर्स 500 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और होंडा कार 230 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। तो क्या होंडा कार सस्ता है क्योंकि वो 230 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, और क्या इंडस मोटर 1200 रुपये पे सबसे ज़्यादा महंगा है? शायद इसका बिल्कुल ही उल्टा हो। आपको ऐसा भी हो सकता है कि इंडस मोटर्स 1200 रुपये पे सबसे ज़्यादा सस्ता ट्रेड कर रहा है और होंडा कार 230 पर सबसे ज़्यादा महंगा ट्रेड कर रहा है। तो जब आपने सेक्टर आइडेंटिफाई कर लिया और आपने स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर लिए, फिर आप ये देखें कि ये कंपनी प्रॉफिट में है या नुकसान कर रही है। फिर आप ये देखें कि ये जो प्रॉफिट है ये किस पेस से ग्रो हो रहा है, इसमें अर्निंग्स ग्रोथ क्या आ रही है। और ये आप अगर बैलेंस शीट या एनुअल स्टेटमेंट्स देखें या क्वार्टरली स्टेटमेंट्स देखें तो क्वार्टरली स्टेटमेंट्स में एक आता है डायरेक्टर्स रिव्यू या लेटर टू द शेयर होल्डर्स आता है या डायरेक्टर्स रिपोर्ट आता है, जिसमें बेसिकली मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी ये बताती है कि ये वाला क्वार्टर हमारा कैसा रहा
किन फैक्टर्स की वजह से अच्छा रहा या बुरा रहा, और हम आगे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये हर कंपनी की, हर लिस्टेड कंपनी की क्वार्टरली स्टेटमेंट्स में होता है। तो वो बेसिकली अगर आप ये देखेंगे कि किसी कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो पिछले क्वार्टर से या पिछले साल से कम या ज़्यादा हुई है, तो वो क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, और उस पर फिर आपका ये व्यू बन जाएगा क्या ये वन ऑफ फैक्टर्स है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि हमने देखा पिछले साल करेंसी डिवैल्यूएशन हो गई थी और एक शार्प डिवैल्यूएशन हो गई थी, और कुछ ऐसी कंपनीज थी जिनके मार्जिन्स जो है वो एक क्वार्टर 2 क्वार्टर के लिए इम्पैक्ट कर गए थे, क्योंकि उनको जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट है उनको कीमत तो फौरन देनी पड़ी, लेकिन जब वो आगे कंज्यूमर को पास ऑन करते हैं तो वो ग्रेजुअल करते हैं। तो 1-2 क्वार्टर के लिए जो है वो उनके प्रॉफिटेबिलिटी में हिट आती है। जब वो हिट आती है तो शेयर प्राइसेस डाउन होती है। दैट इज़ द अपॉर्चुनिटी। ये अपॉर्चुनिटी आपको आइडेंटिफाई करनी है। ये आपको किस तरह आइडेंटिफाई होगी? अगर आपने उसकी बैलेंस शीट्स या आपने उसकी थोड़ी भी हिस्टोरिकल उसकी प्रॉफिटेबिलिटी की, या वो कंपनी करती क्या है, या वो क्या फैक्टर्स है इनकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी इनके ऊपर होती है, जो कि बहुत वाज़ेह तौर पे लिखी हुई होती है डायरेक्टर्स रिपोर्ट में या उनकी बैलेंस शीट में, उनके एनुअल रिपोर्ट्स में। आपने अगर थोड़ा सा उसको, आप शुरू के ही चंद पेज, बेसिकली आप आगे नोट्स में या उनकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ में नहीं जाए, आप शुरू के ही अगर 15-20 पेज को रिव्यू कर लें तो उनमें उन्होंने बहुत ही क्लियरली डिफाइन किया हुआ होता है। कमिंग बैक टू अवर डिस्कशन कि इसको किस तरह आइडेंटिफाई करना है, सबसे पहले क्या उसमें अर्निंग्स ग्रोथ आ रही है, उस कंपनी में आ रही है, और अगर अर्निंग्स ग्रोथ आ रही है इसका मतलब है ये कंपनी अच्छी है और कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है। फिर कुछ चंद मैट्रिक्स हैं जिस पे आप ये देखते हैं कि फॉर एग्जांपल उनकी अर्निंग्स ग्रोथ क्या है, उनके रेवेन्यू ग्रोथ क्या है, उनकी अर्निंग पर शेयर क्या है, उनकी प्राइस टू अर्निंग क्या है। अच्छा, प्राइस टू अर्निंग क्या होती है? प्राइस टू अर्निंग ये होती है कि अगर मैं किसी एक कारोबार में 100 रुपये लगाता हूँ तो क्या वो कारोबार मुझे 1 साल में कितना कमा के देगा। मिसालन अगर मैंने किसी एक कारोबार में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है और वो मुझे 50,000 रुपये कमा के देता है, तो हम ये कहते हैं कि इसकी प्राइस टू अर्निंग्स 2 टाइम्स है। 2 टाइम्स किस तरह है कि प्राइस जो मैंने पे की है वो 1 लाख रुपए है, जो इसने कमाई मैंने है 50,000 रुपये, तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 50,000, तो ये 2 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स पर ट्रेड कर रहे हैं। तो एक कंपनी जो कि 2 टाइम्स 3 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स पर ट्रेड कर रही है, इफेक्टिवली वो आपसे ये कह रही है कि जितने आप आज पैसे मुझे लगाएंगे ये मैं आपको इतने साल में वापस कर दूंगी। मिसालन आपने अगर एक कंपनी में 100 रुपये लगाए हैं और वो कह रही है कि मैं 2 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग पर ट्रेड कर रही, तो कंपनी 2 साल में 100 रुपये कमा लेती है, यानी 1 साल के वो कंपनी 50 रुपये कमा रही है। तो आपने ये देखा कि प्राइस टू अर्निंग्स जितनी कम होगी वो स्टॉक उतनी ही अट्रैक्टिव होगा, ये प्राइस टू अर्निंग जितनी ज़्यादा होगी उतना ही रिलेटिवली एक्सपेंसिव होता चला जाएगा। तो अगर आपने पहला मैट्रिक एक ये देखा जो कि प्राइस टू अर्निंग्स क्या है, फिर आप सेकंड मैट्रिक देखते हैं कि डिविडेंड यील्ड क्या है इसकी। अगर ये कंपनी 50 रुपये कमा रही है तो क्या ये 50 रुपये कमा कर मुझे 50 रुपये दे रही है, या अगर मैंने 100 रुपये कम लगाए हैं तो इसमें से वो मुझे 10 रुपये दे रही है वापस, 50 रुपये कमा के 10 वापस दे रही है, 20 वापस दे रही है। तो अगर वो कोई 100 रुपये लगा के वो मुझे 50 कमा के 20 दे देती है तो 20% की डिविडेंड यील्ड हो गई इसकी। इसका मतलब है जो मुझे बैंक में रिटर्न मिलता है या मुझे किसी फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट मिलती है वो तो यहाँ पर मुझे इक्विटी इन्वेस्ट करने के, और रिमेनिंग मेरे 30 रुपये जो है जो उसने कमाए हुए हैं वो री इन्वेस्ट हो रहे हैं ताकि उस पर और बेहतर प्रॉफिटेबिलिटी आ सके आगे वाले सालों में। या अगर वो 50 में से 20 रुपये नहीं दे रही है और वो पूरे 50 रुपये री इन्वेस्ट कर रही है, तो वो कहाँ री इन्वेस्ट कर रही है और क्या उसमें ग्रोथ आएगी? डेफिनेटली जब वो 50 रुपये होल्ड बैक करते हैं तो या तो वो किसी फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए उन पैसों को रखते हैं या उन पैसों के लिए जमा कर रहे होते हैं। इसका मतलब है कंपनी में फिर वो आपको रेवेन्यू ग्रोथ या अर्निंग्स ग्रोथ में रिफ्लेक्ट कर जाएगी आगे आने वाले सालों में। फिर तीसरा मैट्रिक एक होता है प्राइस टू बुक रेशियो। एक कंपनी अगर आज ऑन बुक्स में इसको लिक्विडेट कर देता हूँ तो उसकी वर्थ क्या है? अगर एक कंपनी जिसकी बुक वैल्यू 200 रुपये है और उसकी मार्केट प्राइस 100 रुपये है, तो टेक्निकली आप ये कहते हैं कि ये कंपनी को आज अगर मैं 0 करके बेच दूँ, इसके सारे एसेट्स बेच दूँ, तो मुझे 200 रुपये मिल जाएंगे और ये शेयर तो मुझे 100 रुपये में मिल रहा है। तो इसका मतलब है ये 0.5 टाइम्स प्राइस टू बुक रेशियो पे आपको मिल रहा है। 0.5 टाइम्स प्राइस टू बुक का मतलब है कि टेक्निकली आपको 100 रुपये का एसेट 50 रुपये में मिल रहा है। 10 लाख रुपए की गाड़ी आपको 5 लाख रुपए में मिल रही है। आप फॉरन जो है वो उसको लेंगे कि गाड़ी है बिल्कुल ठीक है, अर्निंग्स है, हर चीज़ वैसी है, लेकिन मार्केट प्राइस में डिफरेंट फैक्टर की वजह से वो 0.5, 0.6, 0.8 टाइम्स प्राइस टू बुक पर ट्रेड कर रही है। तो आई थिंक इस वक्त इस चीज़ को फर्दर कॉम्प्लिकेट ना करते हुए अगर कुछ मैं समराइज करूँ कि क्या मैट्रिक्स देखने चाहिए, तो उसकी रेवेन्यू ग्रोथ, अर्निंग्स ग्रोथ, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, डिविडेंड यील्ड और प्राइस टू बुक रेशियो को देखना चाहिए।